सो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो है रिमान स्टैलजीज इंटीग्रल का। स्टैलजीज इंटीग्रल जो हैं ये असल में इंटीग्रल की ही जनरलाइजेशन है नोशन की, और इसमें हम इंटीग्रल जो ले रहे होते हैं किसी फंक्शन का वो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल नहीं ले रहे होते बल्कि विद रिस्पेक्ट टू अ फंक्शन ले रहे होते हैं। ठीक है, तो जो कंट्रास्ट है बेसिक वो डेफिनेशन से नज़र आ जाएगा कि अगर हम रिमान इंटीग्रल की ये डेफिनेशन कंसिडर करें तो आपको पता है कि फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स हम इंटीग्रल देख रहे होते हैं, और उस एक्स इंटरवल की जो है उस एक्स के इंटरवल की जो है वो हम पार्टीशन ले लेते हैं, और उन पार्टीशंस की जो है वो हम लेंथ्स लेते हैं बेसिस के तौर पे, और फंक्शनल वैल्यूज़ लेते हैं हाइट्स के तौर पे, और इन सारी रेक्टेंगल्स का हम सम कर देते हैं, और इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द एक्चुअल इंटीग्रल। ठीक हो गया। तो ये जो है इस तरीके से रिमान इंटीग्रल जो है वो अप्रॉक्सीमेट करता है एक एक्चुअल इंटीग्रल को, और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। अब इसी जगह पे अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को रिप्लेस कर देते हैं किसी फंक्शन से तो उसको हम डिफ़ाइन करते हैं डी अल्फ़ा ऑफ x है। ठीक है, तो सपोज़ कर लें कि अल्फ़ा जो है वो एक बाउंडेड इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर अल्फ़ा एक बाउंडेड इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो फिर हम f की रिस्पेक्ट से अगर हम f का इंटीग्रल अगर हम अल्फ़ा की रिस्पेक्ट से ले लें वेयर अल्फ़ा इज़ अनदर फंक्शन, तो फिर हम उस इंटीग्रल को जो है वो एफ डी एक्स नहीं कहेंगे बल्कि एफ डी अल्फ़ा कहेंगे वेयर अल्फ़ा इज़ अनदर फंक्शन ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एफ भी एक्स का ही फंक्शन है, अल्फ़ा भी एक्स का ही फंक्शन है, दोनों की डोमेन जो है वो रियल वेरिएबल एक्स ही है। लेकिन अब हम एफ़ का जो इंटीग्रल लेंगे वो सिंपल जो है वेरिएबल एक्स की फॉर्म में नहीं लेंगे बल्कि एफ़ का इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन अल्फ़ा जो है वो लेंगे, और उसकी नोटेशन जो है वो एफ डी अल्फ़ा होगी, या एफ डी अल्फ़ा ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं जैसा कि ये राइट पे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंटीग्रल काम कैसे करेगा अल्फ़ा ऑफ एक्स का, आपने सिंपली जो है वो डोमेन को जो है एक्चुअली हमने ट्रांसलेट करना। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी आगे एग्जांपल आ रही है, तो अगर यहाँ पे जहाँ आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स की पार्टीशन थी एक्स आई माइनस वन की फॉर्म में, आपने डोमेन के जो एलिमेंट्स थे उनकी पार्टीशन ली हुई थी, राइट। तो अगर आप यहीं पे जो है इन सारे डोमेन के एलिमेंट्स को एक फंक्शन अप्लाई कर दें इन डोमेन के सब एलिमेंट्स के ऊपर, पार्टीशन उससे स्केल हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो फंक्शन है अब वो कैलकुलेट होगा विद रिस्पेक्ट टू द स्केल्ड डोमेन, और इसका मतलब यही है कि आप वो जो स्केल्ड डोमेन है असल में वो आप डोमेन के ऊपर एक फंक्शन ही अप्लाई कर दिया ना आपने, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो है एफ़ का इंटीग्रल वो एक अल्फ़ा फंक्शन की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं हम। ठीक है, तो ये इंटीग्रल जो है अभी एक्चुअल इंटीग्रल से थोड़ा चेंज हो जाएगा, और इसकी जो है वो ट्रेपेज़ॉइडल रूल के ज़रिए, और जो एक्चुअल इंटीग्रल है उसकी और अल्फ़ा की रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है एफ़ का, उस दोनों की आपस की रिलेशन भी दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो एग्जांपल इसकी कोई ले लेते हैं, एक सिंपल सा फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स का हमने एक्चुअल इंटीग्रल नोट कर लिया पहले कि एक्चुअल इंटीग्रल जो है वो एफ ऑफ एक्स का क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर मैं 0 से 10 तक की डोमेन ले लूँ तो 0 से 10 तक की डोमेन में जो एफ़ का इंटीग्रल आएगा एक्स का वो एक्स स्क्वायर बाई 2 की फॉर्म का होगा, और 100 स्क्वायर बाई 2 जो है वो 50 आ जाएगा। सो इसका जो एक्चुअल इंटीग्रल है यूजुअल इंटीग्रल जिसको हम लेते हैं वो 0 से 10 की डोमेन में वो है 50। अगर मैं उसको रिमान से कैलकुलेट करूं या उसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूं एक्स की फॉर्म में, एक्स के इंटीग्रल को सिंपल एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से ही, तो उसका आंसर 50 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो है अब स्केल्ड डोमेन जो है यानी कि एफ का इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू सम फंक्शन अल्फ़ा, ये ऑब्वियसली आंसर डिफरेंट आएगा। अब तो कंपैरिजन कर लेते हैं कि कितना डिफरेंट आएगा। ठीक है, और अल्फ़ा इस वक्त हमने एक फ़ंक्शन ले लिया, एक इंक्रीजिंग फंक्शन लेना था या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन लेना था, तो उसको हम ले लेते हैं एक्स प्लस ब्रैकेट फंक्शन या फ्लोर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स प्लस फ्लोर फंक्शन ऑफ एक्स जो है दिस इज़ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीज करेगा, स्टेप वाइज इंक्रीज करेगा ये फंक्शन। हमने रियल वेरिएबल एक्स के अंदर जो है उसका जो फ्लोर है एक्स का वो ऐड कर दिया। ठीक है,
तो ये काइंड ऑफ 2x जो है वो हो जाएगा, लेकिन 2x से छोटा होगा ये फंक्शन। तो अब इसको देखते हैं कि ये जो है जिस तरीके से आप रीमान अप्लाई करते थे कि डोमेन की एक अरिथमेटिक सीक्वेंस की फॉर्म में जो है एक पार्टीशन ले लेते थे, और उस पार्टीशन की रिस्पेक्ट से जो है वो आप फंक्शन को इवैल्यूएट करते थे रेक्टेंगल्स की फॉर्म में और सारे सम्स कर लेते थे रेक्टेंगल्स के। तो सेम वही तरीका है रीमान में, आपको याद होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में भी डोमेन की आप पार्टीशन ले सकते हैं और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फॉर्म में भी डोमेन की एक पार्टीशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे n सब इंटरवल्स की फॉर्म में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में जिसकी जो स्टेप लेंथ है वो 1/n है। तो आप देखेंगे 0 में 1/n ऐड किया, नेक्स्ट पॉइंट लिया, फिर 1/n में 1/n फिर ऐड किया, तो 2/n पॉइंट लिया एंड सो ऑन। 1/n के स्टेप से आप चलते जाएंगे तो 10n/n जो है ये आखिरी पॉइंट आपका इस पार्टीशन का होगा। तो अगर 10n/n तक आप मूव करते हैं तो डोमेन की जो है ये पार्टीशन कितने पॉइंट्स की फॉर्म में हो रही है और इन पॉइंट्स के दरमियान कितने सब इंटरवल्स बनेंगे, कौन बता सकता है? जिसने रीमान पढ़ा या पढ़ाया है उनको तो ये आइडिया हो जाएगा फ़ौरन देख के। जो पार्टीशन P मैंने यहाँ पे लिखी है, ये पार्टीशन P 0 से 10 तक का जो इंटरवल है रियल, उसके कितने सब इंटरवल्स कर रही है? कोई आंसर करेगा इसका? हाँ जी, हमने डोमेन जो 0 से 10 फिक्स की है, यहाँ पे इस इंटीग्रल में मेंशन किया हुआ है कि हमने 0 से 10 तक की जो डोमेन है उसमें हमने f का इंटीग्रल लेना है, अल्फ़ा की रिस्पेक्ट से। तो सबसे पहले हमने 0 से 10 की जो पार्टीशन थी उसका हमने 0 से 10 तक का जो इंटरवल था उसकी हमने एक पार्टीशन कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप बताएं कि ये 0 से 10 की जो पार्टीशन है ये कितने सब इंटरवल्स हमने अभी किए हैं इसके? तो क्या देख के आप बता सकते हैं कि कितने सब इंटरवल्स किए हैं हमने 0 से 10 इंटरवल के इस पार्टीशन में, जिस पार्टीशन के पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं सामने सेट के अंदर 0 से लेके 10 तक, ठीक है। पहला पॉइंट 0 है, दूसरा पॉइंट 1/n है, तीसरा पॉइंट 2/n है एंड सो ऑन 10 तक मूव करेंगे हम। तो ये कितने पॉइंट्स में पार्टीशन कर रहे हैं हम? किसी को नहीं पता चल रहा देख के? अगर ये पॉइंट्स काउंट करने हो तब भी नहीं पता चलेगा। चलो कोई यही बता दे कि ये इसने n और n को कैंसिल क्यों नहीं किया है, यहाँ पे इसको लिखा क्यों छोड़ दिया? ये भी नहीं पता है। नंबर ऑफ पार्टीशन बताने के लिए सर, जी n हाँ, तक हम आए हैं हाँ जी, करते करते। हाँ बिल्कुल। n को छोड़ा इसलिए था कि पॉइंट ही आप होंगे ये। पार्टीशंस किए हैं। तो कितनी पार्टीशंस हो जाएंगी इसकी कुर्बान? n टाइम हो रही है सर। समझ नहीं आया, एक बार फिर बताइएगा। यदि n टाइम कर रहे हैं पार्टीशन मींस के n 10 टाइम। n टाइम्स नहीं, कितने? आपने सेकंड आंसर क्या दिया? सर 10n तो नजर आ रही है और एक अगर 0 को ऐड करें तो 10n + 1 टाइम हो जाएंगे। हाँ, इतनी सी बात है कि ये 10n+1 जो है वो पॉइंट्स हैं टोटल 0 से लेके 10n तक। अगर आप सारे पॉइंट्स चेक करो तो वो टोटल 10n+1 पॉइंट्स हैं और इनके दरमियान जो है वो 10n सब इंटरवल्स बन जाएंगे। पहला सब इंटरवल जो है वो 0 से 1/n होगा, दूसरा सब इंटरवल 1/n से 2/n हो जाएगा, फिर तीसरा 2/n से 3/n एंड सो ऑन। सो 10n-1/n से 10n/n तक जो है वो आपका 10nth इंटरवल जो है वो बन जाएगा। तो टोटल 10n इंटरवल्स बनेंगे। ये 10n इंटरवल्स आपको क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपने जो समेशन मूव करना है वो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पे करना है। तो जितनी पार्टीशन के अंदर सब इंटरवल्स बनेंगे उतने रेक्टेंगल्स बनेंगे और उतने एरियाज़ को आपको सम करना होगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपने जो पार्टीशन की है उसमें सब इंटरवल्स कितने बन रहे हैं। तो आपने यहाँ से नोट किया कि 10n इंटरवल्स हमने यहाँ पे बनाए हैं और हर सब इंटरवल के अगेंस्ट जो स्टेप बाय स्टेप है वो जो प्रोसीजर चल रहा है यहाँ पे उसके मुताबिक जो है वो हमने सबसे पहले इस डोमेन का जो भी 0 से 10 तक की थी हमारी, तो उस डोमेन का हमने जो है वो
सबसे पहले एक पार्टीशन ले लिया, ठीक है, और इंटरवल्स की फॉर्म में ले लिया, ठीक है। तो और उसके जो पॉइंट्स आए हैं वो 0 से 1/n ओके। सो 0 से 1/n, फिर 1/n से 2/n एंड सो ऑन। तो जब आप इस पे मूव करते चले जाएंगे तो आपको सब इंटरवल्स मिलते जाएंगे, और जो भी फंक्शन आपके पास गिवन है हर सब इंटरवल के अगेंस्ट आपके पास एक पार्टीशन, हर सब इंटरवल के अगेंस्ट आपके पास एक रेक्टेंगल आ जाएगी, ठीक है। तो इन सारी रेक्टेंगल्स के एरियाज को हम सम करते हैं और उससे आपके पास जो एक्चुअल इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आ जाती है। और अगर ये पार्टीशंस जो हैं ये इन्फिनिटली मैनी ले लें हम, तो ये जो रेक्टेंगल्स का सम आएगा ये एग्जैक्टली आपके इंटीग्रल की वैल्यू के बराबर आएगा। तो इस तरीके से हम ये अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये जो पार्टीशन ऊपर मेंशन की है इसमें 10n सब इंटरवल्स थे, तो आपने समेशन को मूव किया 1 से 10n तक, फिर हर सब इंटरवल में से आपने एक टैग लिया हुआ है। अगर आपको रिमान याद है तो ये एक टैग ले रहे होते हैं हम। तो ये जो टैग है ये फंक्शनल वैल्यू है, और टी के जो है ये के सब इंटरवल का कोई भी पॉइंट है। तो जो k1 होगा जब, तो t1 जो होगा वो पहले सब इंटरवल का कोई भी पॉइंट हो सकता है, जो t2 होगा वो सेकंड सब इंटरवल का कोई भी पॉइंट हो सकता है, सही है। तो tk जो है वो kth सब इंटरवल का कोई भी पॉइंट है। तो आपने जनरल kth सब इंटरवल के लिए टैग ले लिया f ऑफ tk, और kth सब इंटरवल की लेंथ ले ली। kth सब इंटरवल की लेंथ यहाँ पे क्या होगी, आपको इन पे गौर करना है कि राइट जो इंटरवल्स हैं वो 1/n 2/n और 10n/n की फॉर्म में हैं, तो फिर kth सब इंटरवल जो होगा वो k/n की फॉर्म का होगा। तो फिर इसका मतलब है कि आपको k/n k-1/n से लेके k/n तक का आपको kth इंटरवल यहाँ से मिलेगा। तो अब उस पे आप अल्फा अप्लाई कर देंगे, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन हमने देखी है कि अगर आपने f को अल्फा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है तो आपको जो डोमेन है उसको अल्फा के रिस्पेक्ट से स्केल करना है पहले। तो फिर यहाँ पे जो डोमेन होगी वो अल्फा ऑफ एक्स के माइनस अल्फा ऑफ एक्स के माइनस 1 होनी चाहिए थी। सो जो एक्स के जो केथ पॉइंट है पार्टीशन का उसको आपने k/n कहा है, और जो उस इंटरवल का जो लोअर लिमिट थी उसको k-1/n कहा है। सो इसलिए आपने अल्फा ऑफ k ओवर n में से अल्फा ऑफ k-1/n माइनस कर दिया, ठीक है। अल्फा को हमने शुरू में कहा है कि अल्फा जो है दैट मस्ट बी अ इंक्रीजिंग फंक्शन या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इसी वजह से हम श्योर हैं कि k/n क्योंकि इंटरवल का राइट एंड है तो उसकी वैल्यू बड़ी आएगी, और k-1/n जो है वो इंटरवल का लेफ्ट एंड है उसी kth इंटरवल का, तो इसकी वैल्यू छोटी आएगी। तो इसलिए हमने अल्फा ऑफ k/n में से अल्फा ऑफ k-1/n माइनस किया, ठीक है। तो अब आप अल्फा अप्लाई कर दें। अल्फा जो था वो था x प्लस एक्स फ्लोर या x ब्रैकेट, तो x की जगह पे k/n आ गया, तो k/n प्लस k/n ब्रैकेट माइनस k-1/n प्लस k-1/n ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आपने अप्लाई कर दिया, और f ऑफ t के, और क्योंकि f जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन लिया हुआ है यहाँ पे, तो अगर आप tk का फंक्शनल वैल्यू देखोगे तो वो tk ही आएगी, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है, tk का आंसर tk ही मिलेगा। सो वो tk जो है वो k सब इंटरवल का कोई भी पॉइंट है, सही हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, k/n जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ये माइनस k/n के साथ, ठीक है, और +1/n रह जाएगा। तो +1/n स्टार्ट में लिख दिया हमने यहाँ पे, और दोनों ब्रैकेट फंक्शन इकट्ठे कर लिए, ठीक है। और अब आपने समीशन जो है वो ब्रेक कर दिया, टी के को दोनों टर्म्स पे सेपरेट कर दिया, ब्रैकेट फंक्शन वाली टर्म पे सेपरेट कर दिया, और टी के ओवर एन पे सेपरेट कर दिया, ठीक है। टी के ओवर एन को उसने कहा है कि ये जो है वो एक्स का यूजुअल इंटीग्रल ही है, और इसलिए इसका जो आंसर है वो 50 ही आना चाहिए। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि टी के ओवर एन जो है वो यूजुअल इंटीग्रल ही है? इसके लिए आपको जो है रीमान इंटीग्रल कम्प्लीटली एवेल्यूएट करना आना चाहिए, इसलिए आपने इसको डायरेक्ट नहीं करना है, आपने इसको एक्सप्लेन करके ही करना है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इस इंटीग्रल को? आपने यहाँ पे टी के की जगह पे कोई टैग लेना है जो केथ सब इंटरवल है। तो आप देखें कि आपके जो केथ सब इंटरवल था वो था k-1 से k के दरमियान, ठीक है। तो k-1 से k के दरमियान जो सब इंटरवल बन रहा था, अगर मैं केथ सब इंटरवल सिर्फ हाईलाइट करूं तो वो k-1 से लेके
के के दरमियान जो है वो आपके पास इंटरवल था और आइडेंटिटी फंक्शन था, क्योंकि एफ जो था, तो इसलिए जो एफ ऑफ टी के है और टी के यहाँ से कोई एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो है रिमान, उसमें आपको पता है कि हम टैग जो है वो इसकी हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू ले लेते होते हैं, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू ले सकते हैं बेशक, क्योंकि अगर तो रिमान ने कन्वर्ज करना है तो फिर अपर और लोअर ट्राइंगल्स जो हैं दोनों के केस में इक्वल आंसर ही आना है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन कन्वर्ज कर जाएगा जब आप एन की लिमिट लेंगे इन्फिनिटी पे। तो इस वजह से आसानी के लिए राइट एंड जो है उसकी फंक्शनल वैल्यू ले लेते हैं। तो टी के को हम इंटरवल का राइट एंड सपोज कर लेंगे। तो अगर टी के को आप इंटरवल का राइट एंड एज्यूम कर लें तो फिर वो जो के बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि के सब इंटरवल में से ले रहे हैं टी के। तो टी के अगर इस दोनों पॉइंट्स में से आना है तो के के ऊपर फंक्शनल वैल्यू के ही आएगी, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है। के माइनस वन पे फंक्शनल वैल्यू के माइनस वन आएगी, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आप के चूज कर लें सिंपलर एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। तो हमने टी के को के पुट कर दिया, सही हो गया। टैग है वो कोई भी ले सकते थे, तो हमने उसको के ले लिया। तो अब यहाँ पे आपको फिर क्या करना पड़ेगा, समेशन करना होगा 1 से लेके 100, 1 से लेके 10n तक किस फंक्शन का। मैंने अभी टी के को के ले लिया है, सही है, के का। हो अब क्योंकि ये पार्टीशन है जो है ना, ये पार्टीशन के पॉइंट्स हैं, तो ये सिर्फ के ओवर, तो सिर्फ ये के और के माइनस वन की फॉर्म के नहीं है, ये के ओवर एन और के माइनस वन ओवर एन की फॉर्म के हैं, ठीक है। तो फिर अब जो राइट एंड आएगा उसकी वैल्यू के ओवर एन आएगी, क्योंकि के ओवर एन डोमेन का पॉइंट है, तो उसका इमेज भी के ओवर एन ही होगा। तो ओवरऑल जो टी के की वैल्यू के ओवर एन आ गई है, तो टी के ओवर एन जो था वो के ओवर एन स्क्वायर बन जाएगा। और अब आप इसको सॉल्व करें, इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे, 1 ओवर एन स्क्वायर को आप बाहर लिख देंगे और 10n तक जो है वो k को सम करेंगे। और ये तो आपको पता है कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स k, क्योंकि आपने सम जो है वो k पे ही अप्लाई करना है 10n तक। तो ज़रा बताएं मुझे इसका सम कितना आ जाएगा। 10n तक अप्लाई करना है आपने इसको, सही है। तो कितना सम आ जाएगा ये, कोई बता सकता है? बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन है कि 1 से लेके 10n तक k को सम करना है मैंने, तो क्या आंसर आएगा इसका? हाँ फराज जी सर, दोबारा पूछिएगा जरा। ये जो सम है इस सीरीज का सम मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि 1 से लेके 10n तक जो है वो k को सम करना है, और ये k की वैल्यूज ही हैं, k इक्वल्स 1 से लेके 10n तक k को सम करना है। सर 10n सर 10n into 10n plus 1। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 10n into 10n plus 1, क्योंकि ये फर्स्ट 10n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम है, तो इसलिए ये 10n into 10n plus 1 ओवर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, न्यूमरेटर में जो है वो 100n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, प्लस 10n और नीचे आ जाएगा 2n स्क्वायर। अब आप n स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लें और कैंसिल आउट कर दें, और n की लिमिट भी ले लें इन्फिनिटी पे। ये तीनों काम इकट्ठे करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? अगर आप n स्क्वायर, अगर आप n स्क्वायर कॉमन, हाँ 50 आ जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि n स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो ये पहली वाली टर्म और यहाँ पे डिनोमिनेटर में n आ जाएगा, तो फिर लेंगे, हाँ जब आप लिमिट लेंगे इन्फिनिटी पे तो फिर ये 10 ओवर n वाली टर्म 0 हो जाएगी और 100 ओवर 2 रह जाएगा, तो 100 ओवर 2 50 आ जाएगा। सो इसका कहने का मकसद यही था यहाँ पे डायरेक्ट उसको 50 आंसर लिखने का कि टी के ओवर एन जो है ये सीरीज का जो सम है ये एक्चुअली जो है वो एक्स का रीमान इंटीग्रल ही बन रहा था। तो रीमान इंटीग्रल इसका एक्चुअल सिंपल इंटीग्रल बन रहा है जो प्रीवियस नोशन के हिसाब से है, तो डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट करके उसने ले लिया वो कि वो तो 50 ही आना है। और फिर जो राइट टर्म बच गई थी ये वाली जो कि फ्लोर्स हैं दो, तो उनका जो डिफरेंस था उसके लिए जो है उसने इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट की है
उसने कहा है कि इसको स्केल कर दें। आसानी के लिए उसने ये किया है कि n को 1 रख दिया ताकि ये फ्लोर ख़त्म हो जाए, और n को 1 रखने के बाद उसने i को i+1 से रिप्लेस कर दिया है। तो उससे ये सीरीज स्केल होकर ये राइट वाली सीरीज आ गई है। उसका फ़ायदा ये होगा कि फ्लोर भी ख़त्म हो जाएंगे और ये i भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ ti रह जाएगा। और ti 0 से n तक 0 से 9 तक सम करने का मतलब ये है कि आपने जो है वो फर्स्ट 9 इंटीजर्स का जो सम लेना है आपने, और फर्स्ट 9 इंटीजर्स का जो सम आएगा मेरा ख्याल है वो 50 आ जाएगा, 55 फर्स्ट 9 इंटीजर्स का सम। लेकिन ये i+1 है, यहाँ पे i+1 है। सो t i+1 n में अगर आप i को वेरी करें तो क्या बन रहा है, ये i को 0 रखेंगे जब आप यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1n यानी कि tn, और फिर आपके पास 0 के बाद 1 रखेंगे जब तो ये t2n t3n, तो ये n tn t2n t3n टाइप का जो है वो एक्सप्रेशन बन जाएगा यहाँ पे। और जो tn है वो nth सब इंटरवल जो है उसका टैग है, ठीक है। अब ये इसमें i को वेरी करें ना आप ज़रा, तो i को जब 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा tn, है ना। फिर i को जब आप रखेंगे 2 तो ये t2n आ जाएगा तक जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल सही। तो ये tn t2n एंड सो ऑन t10 n तक जाएगा। और ये जो tn था ये आपको पता है कि n सब इंटरवल का टैग था, और t10n जो है ये 10th सब इंटरवल का टैग आने वाला है, 10nth सब इंटरवल का टैग आने वाला है, सही है। तो इन सारे टैग्स को अगर आप कोई एक एंड भी सपोज कर लें, फॉर एग्जांपल इनका राइट एंड, तो आपको जो नंबर सम करने हैं वो करने हैं 1 2 से लेकर 10 तक, सही है। तो 1 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स ऐड करें ज़रा, तो कितने बन जाते हैं? 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स ऐड करें तो ये आ जाएगा 10 × 11/2 55 ही आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो इससे आपके पास हाँ इन फ्लोर्स का आंसर आ गया 55। अब ये दोनों जो हैं ये आपने ऐड करने थे, जो आपका रिमान इंटीग्रल का स्टेप जो स्ट्रेटजीज का ये वाला स्टेप था, इसमें आपने वो एक्चुअल इंटीग्रल के अंदर ये नंबर ऐड करना था। अब ये समझ लो कि ये वो नंबर है जो उनकी स्केलिंग की वजह से आया, कि आपने उसका एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल नहीं लिया बल्कि अल्फा के रिस्पेक्ट से लिया। तो जो एक्चुअल इंटीग्रल अब जो बन जाएगा अल्फा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल एफ का, वो 105 बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल थी ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए थी कि अगर किसी फंक्शन का आपने जो है वो सिंपल वेरिएबल की रिस्पेक्ट से इंटीग्रल नहीं लेना है, किसी और फंक्शन की रिस्पेक्ट से इंटीग्रल लेना है, तो आपको इस तरीके से जो है वो अपनी प्रॉब्लम को स्विच करना है। और उसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो है रिमान की टेक्निक ही इस्तेमाल हो रही है, और सिर्फ जो चेंज आया है वो आया है कि आप डोमेन की जो पार्टीशन ली थी उसकी स्केलिंग हो गई है, जो कि पहले सिंपल पार्टीशन थी, ठीक है। तो ये बस चेंज आया। अब यहाँ पे मैं फंक्शन कोई चेंज कर दूँ या कोई और थोड़ी वेरिएशन कर दूँ, तो आपने टेक्निक यही फॉलो करनी है और स्ट्रेटजीज का इंटीग्रल जो है वो निकल आएगा। तो जिस तरह से रिमान स्ट्रेटजीज है उसी तरह लिबैक का भी स्ट्रेटजीज वर्जन है, लेकिन उसकी एग्जांपल जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आइडिया देना था कि स्ट्रेटजीज इंटीग्रल जो होते हैं ये किसी फंक्शन के इंटीग्रल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। बजाय इसके किसी फंक्शन का एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रल लिया जाए, हम किसी फंक्शन का किसी और फंक्शन की रिस्पेक्ट से इंटीग्रल भी ले सकते हैं। अब ये जो स्ट्रेटजीज इंटीग्रल है ये इंटीग्रल के जो बेसिक रूल्स हैं उनको सेटिस्फाई करता है सारे, और उसमें वही सारे रूल्स आते हैं अगेन, लिनियरिटी के, मोनोटोनिसिटी के एंड सो ऑन, इस तरह के सारे। तो ये जो स्ट्रेटजीज इंटीग्रल है ये भी एक्चुअल इंटीग्रल के जिस तरह के रूल्स हैं सारे उन्हें सेटिस्फाई करता है। सबसे इंटरेस्टिंग इसका जो पार्ट है वो है इसकी स्विचिंग फॉर द केस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो है वो कैसे बिहेव करता है आपका जो ये वाला फंक्शन है स्ट्रेटजीज वाला, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ जिसका इंटीग्रल आपने लेना है अल्फा की रिस्पेक्ट से, तो आप अल्फा की रिस्पेक्ट से उसके इंटीग्रल को एनालिटिकली जो है वो इस एक्सप्रेशन के बराबर रख सकते हो, और वो आप देख लो कि अगर आपको ए से बी तक जो है वो एफ का इंटीग्रल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो उसकी जो वैल्यू होगी
वो ये वाली होगी। ये फर्स्ट पार्ट तो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से आ जाता है, और वो कहता है कि जस्ट आपने अपर लिमिट अप्लाई करनी है उसके इंटीग्रल में और माइनस लोअर लिमिट कर देनी है, ठीक है। तो ये तो आ गया एफ ऑफ बी अल्फा ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अल्फा ऑफ ए। लेकिन ये साथ एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है कि इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा अल्फा का इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू एफ, यानी कि अगर आप एफ का इंटीग्रल अल्फा के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है अल्फा का इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू एफ की फॉर्म में, ठीक है। तो एफ का इंटीग्रल अल्फा की फॉर्म में और अल्फा का इंटीग्रल एफ की फॉर्म में, ये एक दूसरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो इसको भी वैलिड करके दिखाया हुआ है उसने, अगेन सेम एग्जांपल के लिए, ताकि आसानी हो जाए अप्लाई करने में। तो उसके लिए जो है वो, अगर आपको 0 से 10 तक जो है वो एफ डी अल्फा चाहिए, और एफ जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, अल्फा जो है वो एक्स प्लस फ्लोर ऑफ एक्स है, तो फिर जस्ट आपने ये फंक्शन अप्लाई कर देना जो ऊपर दिया हुआ था, एफ 10 अल्फा 10 माइनस एफ 0 अल्फा 0, इसमें से माइनस कर देंगे हम अल्फा का इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू एफ, ठीक है। और क्योंकि एफ जो था वो आइडेंटिटी फंक्शन था, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम आइडेंटिटी फंक्शन एक्स रख देंगे, जिससे ये जो अल्फा का इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू एफ, ये आम जो इंटीग्रल होता है एक्स प्लस फ्लोर अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू जो सिंगल वेरिएबल एक्स हम लेते होते हैं पहले ही, तो ये ऑर्डिनरी इंटीग्रल बन जाएगा आपका। तो ये देखें कि आम जो इंटीग्रेशन की टेक्निक्स हैं उससे ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है। तो अब देखें, अब इसको एक्स प्लस फ्लोर ऑफ एक्स को जो है उसने यूजुअल इंटीग्रल से इंटीग्रेट कर दिया, तो अगेन जो है इंटीग्रल एडिशन के ऊपर सेपरेट कर दिया उसने। तो जो सिंपल एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रल आएगा वो तो 50 आ जाएगा, वो पहले ही निकाल चुके हैं आप। ये वाला जो सेकंड पार्ट है फ्लोर वाला, उसको दोबारा निकाल लें, और फ्लोर का जो इंटीग्रल होगा 0 से 10 तक, ये तो आपको पता है कि फ्लोर फंक्शन स्टेप फंक्शन है 0 से 10 के दरमियान। तो अगेन 0 से 10 के दरमियान स्टेप फंक्शन का इंटीग्रल लेना है, तो वो आप सारी रेक्टेंगल्स अलग अलग सम कर लें। तो 0 वाली इंटीग्रल तो 0 हाइट की है, तो बाकी 10 तक की जो इंटीग्रल्स आनी है वो आपके पास आएंगी, समझ लें 9 स्टेप्स आपके पास रह जाएंगे पीछे, क्योंकि पहला स्टेप तो 0 हो गया, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो 9 तक आखिरी जो स्टेप होगा उसकी हाइट आपके पास 9 ही रहनी है, क्योंकि ये 9 से 10 के दरमियान जो पॉइंट्स होंगे डोमेन के, उनके ऊपर फ्लोर फंक्शन की जो हाइट है वो 9 ही रहेगी, ठीक है। तो आपको 1 से 9 तक के पॉइंट सम करने हैं, जिसका आंसर 45 आ जाएगा अगेन, ठीक है। तो ये आपके पास 0 से थोड़ा सा समझा दें, समझ नहीं आई पहले भी। 0 से 10 तक जो है फ्लोर ऑफ एक्स, 0 से 10 तक जो फ्लोर ऑफ एक्स है, इसकी जो इंटीग्रेशन होगी, अगर आपको पता है कि फ्लोर ऑफ एक्स जो है वो किस तरह का फंक्शन है, तो ये आप जुबानी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्लोर ऑफ एक्स का नहीं पता है, तो फिर आपके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ, वैसे आपको फ्लोर का पता होना चाहिए। फ्लोर जो है वो इस तरह का होगा 0 से 10 के दरमियान, कि 0 जो है यहाँ पे ले लेते हैं, 1 यहाँ पे ले लेते हैं, 2 यहाँ पे ले लेते हैं, और ये बस 2-3 रेक्टेंगल्स मैं शो कर देता हूँ, बाकी आपने सो ऑन चला देना इसको। तो अब इसके दरमियान, अब इस डोमेन पे मैंने फ्लोर ऑफ एक्स अगर प्लॉट करना है, तो फ्लोर जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है लेस देन द रियल नंबर। तो अगर मैं x 0 से 1 के दरमियान में लेता हूँ, तो 0 से 1 के दरमियान में लाई करने वाले हर रियल नंबर के लिए उस नंबर से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर जो है वो इनके लेफ्ट पे पड़ा होगा, और वो होगा 0। तो 0 से 1 के दरमियान जो फंक्शन है वो 0 रहेगा। फिर 1 से 2 के दरमियान जो फंक्शन है वो 1 रहेगा, क्योंकि 1 से 2 के दरमियान आने वाले सारे रियल नंबर्स से छोटा जो इंटीजर है सबसे बड़ा, वो 1 ही रहता है। फिर 2 से 3 के दरमियान जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन x, वो 2 रहता है। फिर इसी तरह 3 से 4 के दरमियान ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x, वो 3 ही रहता है, ठीक है। तो सो ऑन आप इन स्टेप्स को बढ़ाते जाएंगे और 10 तक जाएंगे, और आप देख लें कि अब इसका इंटीग्रल अगर आपको चाहिए, तो आपने जस्ट इन स्टेप्स की रेक्टेंगल्स बनानी है, और आपने इन रेक्टेंगल्स का एरिया जो है वो सम कर लेना है। तो आप देख लें कि हर एक की बेस 1 जो है 9 into 10 by 2 हो जाएगा हमारे पास 45। हाँ, तो इसका मतलब है कि इन सारी रेक्टेंगल्स का एरिया मैंने सम करना है। तो मुझे पहली रेक्टेंगल 0 हाइट की थी, उसका एरिया 0 था, अगली 1 हाइट की थी, उसका एरिया 1 था, अगली 2 उसका एरिया, और जो आखिरी आएगी वो किस हाइट की होगी? 9 हाइट की। बिल्कुल सही, कि क्योंकि आखिरी जो एग्जांपल आएगी उसमें वो 9 से 10 के दरमियान रियल नंबर्स हैं,
और फ्लोर का आप बिहेवियर देखें इससे पहले, तो 9 से 10 के रियल नंबर्स की जो हाइट होगी वो जो इनमें छोटा नंबर है वो होगी और वो 9 होगी। ठीक है, तो आखिरी रेक्टेंगल 9 हाइट की होगी, तो आपने 1 से 9 तक के नंबर्स को ऐड करेंगे तो सही हो गया। 245 पर हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? समझ आ गई है? जी सर क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके गुड। तो ये इस तरीके से x और फ्लोर ऑफ x को उसने सेपरेट किया, फिर फ्लोर ऑफ x का अलग से इंटीग्रल निकाल लिया, और वो क्योंकि यूजुअल इंटीग्रल बन गया, क्योंकि देखो फ्लोर ऑफ x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो इससे पहले आप अल्फा की रिस्पेक्ट से निकाल रहे थे, तो अगर x की रिस्पेक्ट से निकालना है वो तो आम इंटीग्रल है, वो तो डायरेक्ट निकाल लें आप। तो जो अल्फा की रिस्पेक्ट से लेने हैं उनको हमने जो ऊपर तरीका था उसके ज़रिए किया। तो ओवरऑल जो है इसका आंसर देखें 105 अगेन आ गया है बाय पार्ट्स वाले फार्मूलाज से। ठीक हो गया, तो बस मैं ज़्यादा नहीं इसकी डिटेल में जाता, ठीक है, आपको जस्ट मैंने टेक्निक समझानी थी। मैं ये फाइल आपको शेयर कर दूंगा, इसमें जो है वो स्ट्रेटजीज़ के बारे में जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी है, ठीक है, ताकि आपको जो है वो नोशन समझ आ जाए कि स्ट्रेटजीज इंटीग्रल जो हैं ये किस तरीके से अप्लाई होंगे। ठीक है, स्ट्रेटजी में से कोई क्वेश्चन है? सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, गुड। अच्छा जी, जो सेकंड चीज़ मैं डिफाइन करने चाह रहा था वो है प्रोडक्ट मैयर। आप लोगों ने मैयर की बहुत सारी एग्जांपल्स की हैं, राइट? तो उनमें से एक न्यू एग्जांपल जो है वो है प्रोडक्ट स्पेसिस के ऊपर मैयर डिफाइन करना। तो अगर आपके पास पहले से एक स्पेस डिफाइंड है, फॉर एग्जांपल आर के ऊपर पहले से आपने मैयर डिफाइन किया हुआ है, सही है, तो आर के ऊपर जो मैयर है वो आपको पता है आउटर मैयर फॉर एग्जांपल कैसे काम करता है। तो आर के ऊपर जो है उसको मैयर को मेरा ख्याल है हमने एम कहा था, तो एम कह लें या म्यू कह लें एक ही बात है। तो हमने आर मैयर डिफाइन किया हुआ था, राइट? उस मैयर पे हमने काफ़ी अर्सा काम किया है। तो अब वो कहता है कि अगर हम अब आर का प्रोडक्ट ले लें आर के साथ, यानी कि अब हम आर स्क्वायर ले लें, अगर हम आर का स्क्वायर कर देते हैं तो फिर उस नई स्पेस के ऊपर हम किस तरह का मैयर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है इसने एक प्रोडक्ट मैयर डिफाइन किया है। वो कहता है कि एक मैयर है उसको हम प्रोडक्ट मैयर कहेंगे, कि अगर आपने एक स्पेस का प्रोडक्ट कर लिया तो फिर उसके जो मैयर्स होंगे अगर तो वो भी अपने प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाते हैं तो उस मैयर को हम जो है वो प्रोडक्ट मैयर कहेंगे। और आमतौर पे जो है मैयर इस तरह से जो है वो बिहेव करता है, डिवैक मैयर जिस तरह से है। अब वो किस तरह, उसकी स्पेसिफिक एग्जांपल के तौर पे उसने ये किया है कि उसने दो इंटरवल्स लिए और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। उसने कहा है कि सपोज कह रहे हैं कि A1 B1 जो है वो एक रियल इंटरवल है, तो इसका मतलब है कि A1 B1 सबसेट ऑफ R है। तो अगर A1 B1 भी सबसेट ऑफ R है एक रियल इंटरवल, और A2 B2 भी सबसेट ऑफ R है अनदर रियल इंटरवल, तो इन दोनों इंटरवल्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो R2 में लाई करेगा। और वो किस तरह का रीजन होगा, कोई बता सकता है? हाँ जी, क्या चीज़ बनेगी? इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा? कोई आंसर? सर डबल ऑर्डर पेयर बनेगा। एक बार फिर बोलिएगा। सर डबल ऑर्डर पेयर बनेगा। ऑर्डर पेयर तो बनेंगे, बिल्कुल सही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही ये है कि आपने अगर दो सेट्स का प्रोडक्ट लेना है तो हाँ जी क्लोज डिस्क बनेगी ना? क्लोज्ड डिस्क, चलो करीब करीब है, लेकिन शेप बहुत खराब कर दिया आपने उसकी। डिस्क तो नहीं बनेगी, क्लोज रीजन तो होगा लेकिन वो डिस्क नहीं होगी। वो क्या होगा वो? सर कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम आर स्क्वायर में लेते हैं टोपोलॉजी के अंदर, तो वहां पे तो एक ओपन डिस्क बनती है और एक क्लोज डिस्क की बनती है, तो मुझे इसकी का आइडिया था। ओके, चले मैं बना के दिखाता हूँ। अगर, और ये आपका आंसर जो है वो आप समझ तो रहे हैं उसको, लेकिन आपने वो एक्सप्लेन सही नहीं किया है। तो अगर मैं A1 B1 एक इंटरवल ले लूँ R में, और A2 B2 एक और इंटरवल ले लूँ वो भी R में है, तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो असल में एक रेक्टेंगल आ जाएगी, ये वाली जिसको मैंने सिर्फ शेड किया है। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएगा, ये डिस्क नहीं होगी, ये क्लोज रीजन होगा, क्लोज सेट भी होगा, लेकिन ये जो है
जो है डिस्क नहीं होगी, ये एक रेक्टेंगल होगी। सो A1 B1 और A2 B2 का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो एक रेक्टेंगल होगी, एक रेक्टेंगुलर एरिया होगा R2 का। अब जो अगर दो चीजें इसमें देखनी है आपने याद कि A1 B1 एक इंटरवल था वो भी R में था, और A2 B2 एक और इंटरवल है और ये भी R में है, लेकिन इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो R में नहीं है, वो लाजमी R2 में ही होगा वो। और फर्दर ये कि R2 के अंदर भी वो एक रेक्टेंगल बनेगी, ठीक है। तो ये याद रखना है, जिसने इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो R में ही शो करा दिया तो इसका मतलब है कि उसको कुछ आइडिया नहीं है कि ये क्या हो रहा है। सो ये दो इंटरवल्स थे, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है और वो ऑब्वियसली R2 में एक रीजन आ गया आपके पास, रेक्टेंगुलर रीजन, तो ये चीज़ बना दी। अब वो कहता है कि जो प्रोडक्ट मेजर होगा वो असल में यूजुअल एरिया देगा आपको इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पाई को डिफाइन करूँगा, पाई इज़ अ प्रोडक्ट मेजर, तो इसका मतलब है कि जो पाई है वो R2 में अब डिफाइन होगा वो, और R2 में वो इस गिवन रीजन को जो एरिया साइन करेगा वो असल में जो मेजर साइन करेगा पाई जो है R2 में डिफाइन होगा, और पाई जो होगा वो इस रेक्टेंगुलर रीजन को जो मेजर साइन करेगा वो इसका एरिया होगा, ठीक है। और वो एरिया जो है वो कैसे डिफाइन होगा, वो ऑब्वियसली लेंथ होगी ये वाली जो कि आपको पता है कि B1 माइनस A1 है, और लेंथ होगी ये वाली जो कि आपको पता है कि B2 माइनस A2 है, और जो एरिया होगा वो लेंथ इनटू हाइट हो जाएगी, यानी कि A1 B1 माइनस A1 मल्टीप्लाइड बाय B2 माइनस A2। सो ये जो है पाई ने उस रेक्टेंगुलर रीजन को R2 के अंदर जो मेजर असाइन किया वो उसका एरिया बन गया उस रीजन का, और वो एरिया आप नोट कर सकते हैं कि वो बराबर है कि B1 माइनस A1 जो था वो असल में A1 B1 इंटरवल का मेजर था R के अंदर, और जो B2 माइनस A2 है वो असल में A2 B2 इंटरवल का मेजर था R के अंदर। तो ये नोट कर रहे हैं ना आप कि असल में उन दोनों के इंडिविजुअल मेजर्स जो थे R के अंदर, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने जो प्रोडक्ट स्पेस है उसके एक रीजन को मेजर साइन कर दिया। तो ये जो मेजर है ये असल में एक रीजन के का जो है उसका एरिया साइन कर रहा है, और वो एरिया जिस फॉर्म में आ रहा है वो एक्चुअली उनके इंडिविजुअल मेजर्स का जो था वो उनके इंडिविजुअल मेजर्स से असल में अंडरलाइंग स्पेसेस के अंदर। ये चीज़ समझ आ रही है? जी सर। हाँ, आपने R के दो इंटरवल्स का प्रोडक्ट लिया है तो उसका जो मेजर आया है R2 के अंदर वो उसका एरिया है, और एक्चुअली वो जो एरिया बराबर आ रहा है वो इन दोनों इंटरवल्स के इंडिविजुअल मेजर्स जो हैं R में उनके प्रोडक्ट के बराबर ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो प्रोडक्ट मेजर है। तो इस तरह से हम जो है वो मेजर्स के प्रोडक्ट ले सकते हैं, और प्रोडक्ट मेजर्स जो हैं हम उनके ऊपर डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट स्पेसिस के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये नोट करें कि जिस तरह R के अंदर जब आप थे तो R में आप हर सेट का जो मेजर है वो आप डिफाइन कर रहे थे, उस मेजर उस R के अंदर हर सेट का जो मेजर आप डिफाइन कर रहे थे वो उस सेट की लेंथ या उस सेट की जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट के अंदर कुछ इस सेंस में था, ठीक है। इंटरवल्स को आप उनकी लेंथ असाइन कर रहे थे। और अब जो R2 में जब आप आ गए हैं, अब आप लाइन पे नहीं हैं, अब आप प्लेन के अंदर हैं, तो प्लेन के अंदर जो मुख्तलिफ सेट्स हैं अब आप उनको जो मेजर असाइन करेंगे तो वो मेजर जो होगा वो उन सेट्स का एरिया होगा, ठीक है। ये बात याद रहेगी। R2 में जो सेट्स हैं इनका जो मेजर होगा वो अपने प्रोडक्ट मेजर लेना है और वो एरिया की रिस्पेक्ट से लेना है, और जो R में मेजर्स होंगे क्योंकि R एक लाइन है तो लाइन के ऊपर जो मेजर्स होंगे वो असल में सेट्स इंटरवल्स और उनकी लेंथ्स की फॉर्म में होंगे। तो R में जो है वो मेजर्स जो हैं वो इंटरवल्स की लेंथ हैं, और R2 में जो मेजर्स हैं वो असल में सेट्स के एरियाज हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपने कि ये R2 के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट मेजर डिफाइन हो रहा है, और ये मेजर के जो प्रीवियस एक्सियम्स हैं उन सबको सेटिस्फाई करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं काउंटेबल सेट ले लेता हूँ और उसका मैं कार्टेशियन ले लेता हूँ किसी इंटरवल के साथ, पहली बात ये कि आपको पता हो कि ये बन क्या जाएगा। फिर मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक सेट दूं 1 2 3 और इसका मैंने कार्टेशियन लेना है 0 1 इंटरवल के साथ, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये सेट क्या बन जाएगा। और ये बात याद रखिएगा कि ये चीज़ मैंने अभी रिसेंटली रिसेंट तो नहीं, ये प्रीवियस टर्म में BS के स्टूडेंट्स को बताई थी, तो आप देख लें कि आप किस लेवल पे हैं।
शाबाश, बताएं मुझे ज़रा, अगर मैं 1 2 3 का कार्टेशियन ले लेता हूँ 0 1 के साथ, तो मेरे पास किस तरह का सेट आएगा? किस तरह का सेट आना सर चाहिए? ऑर्डर पे की फॉर्म में आएगा 1,0 1,1 2,0 2,1। हाँ, आज दोबारा बताएं ज़रा। 1 0 1,0 अब मैं किधर रखूं? आप मुझे बताएं कि मैं पहला सेट जो है वो एक्स एक्सिस पे रखूं कि दूसरा एक्स एक्सिस पे रखूं? सर पहला आप एक्स एक्सिस पे रख लें, दूसरा वाई एक्सिस पे रख लें। दूसरा वाई पे रख लूं, तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के ऊपर मेरे पॉइंट्स हैं 1 2 और 3 जो मुझे चाहिए, बाकी तो नहीं चाहिए। और वाई एक्सिस पे जो मुझे चाहिए वो इंटरवल चाहिए 0 से 1, और वाई एक्सिस पे आ गया 0 और 1। ठीक है, वाई एक्सिस थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। चलें अब बताएं मैं कौन सा रीजन हाईलाइट करूं? हाँ जी, सर 1 0 तो ओरिजिन पे आ जाएगा 1 0 एक्स एक्सिस वाली लाइन पे। 1,0 एक्स एक्सिस की लाइन पे आ जाएगा, सही कह रहे हैं। आगे चलें। सर आगे हमारे पास 1 1 हो जाएगा 1,1 हो जाएगा, और फिर सर 2 0 हो जाएगा, वो भी सर एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर 2 पे रह जाएगा। और फिर सर 2 और 1 हो जाएगा। फिर फिर सर 3 0 हो जाएगा, वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर रह जाएगा, और 3 1 हो जाएगा। तो इसके अलावा बाकी पॉइंट्स कहाँ गए? देखो ना, ये तो 6 पॉइंट हैं। अगर मैं 3 एलिमेंट के सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूं 2 एलिमेंट के सेट के साथ, तो वो तो 6 एलिमेंट आने बनते हैं, और वो ये वाला सेट है जो आप कह रहे हैं। लेकिन मैंने तो इस वक्त उसका इंटरवल के साथ लिया है कार्टेशियन, तो क्या फर्क नहीं आना चाहिए? यानी कि जो मैं लिख रहा हूं अभी, इन दोनों बातों में कोई फर्क तो होगा ना, कि 1 2 3 का 0 1 सेट के साथ कार्टेशियन लेना और 1 2 3 का 0 1 इंटरवल के साथ कार्टेशियन लेना, एलिमेंट ज्यादा नहीं होने चाहिए? जी सर, वो तो सारे अंदर वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे। अंदर वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो इतनी सी बात थी कि असल में ये, क्योंकि वाई एक्सिस पे जो आपने सेट लिया है वो 0 से 1 तक थ्रू आउट मूव कर रहा है, हर पॉइंट जो है, तो इसलिए एक्स के उन एलिमेंट्स के साथ वाई के वो सारे 0 से 1 के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये आएगा जो भी मैंने मार्क किया यहाँ पे। तो अब आप देखें कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा इस तरीके का। तो अब आप इस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहें अगर, कि मैयर ऑफ दिस सेट, यानी कि अगर मैं इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेट ए दे दूं, तो ए जो है वो आर में है कि आर स्क्वायर में है? ए कहाँ है? ये आर में, ए आर में है कि आर टू में है? R2 में सर, ये वाला R2 में, एंटर रूल वाला। कोऑर्डिनेट, ये तो ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में है ना एलिमेंट्स, तो आर टू में ही होंगे। तो ए अगर जी आर जी टू सर। में है, तो फिर इसका मैयर मैं कैसे डिफाइन करूं? पाई ऑफ ए क्या होगा बताएं जरा मुझे, अभी पता चल जाएगा सारा। पाई ऑफ ए क्या होना चाहिए? अब ये पाई जो है ये प्रोडक्ट मैयर है। प्रोडक्ट मैयर क्या करता है? अभी मैंने क्या बोला था? दोनों को मेयर को अलग अलग मल्टीप्लाई कर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो बताएं जरा क्या जवाब आना चाहिए? क्या जवाब आना चाहिए? पाई ऑफ फर्स्ट सेट जो है हमारे पास में 1 2 3 एग्जैक्टली, जीरो। मैयर ऑफ फर्स्ट सेट एक्स ले लिया उसको मैंने, प्लस जी सर, मैयर ऑफ मेयर वाई ऑफ ले लिया, डिफरेंट आर्गुमेंट। जी सर। तो जवाब क्या आ गया? तो आंसर क्या बन गया? सर 1 विच इज 1 2 3 का मैयर कितना है? ये लोग तो, आप लोगों ने मिड में भी इस क्वेश्चन के साथ शुरू किया था। 1 2 3 का मैयर क्या है आर के अंदर? सिर्फ 1 2 3 की बात कर रहा हूँ। सर 0 0 मैयर है, और 0 1 इंटरवल का मैयर कितना है? 0 होगा सर। 1 सर 1 हाँ, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 2 3 का होगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 है ना, 0 हो जाएगा। जी सर। ठीक है ना? तो फिर ए का ओवरऑल मैयर 0 क्यों आया? जस्टिफाई कौन करेगा अब इसको? ए का मैयर 0 क्यों आया? अभी मैंने कहा था कि R2 में जो मैयर है, जो कि प्रोडक्ट मैयर है,
वो R2 में सेट की क्या प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट कर रहा है? सर रेक्टेंगल को जाहिर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल ही नहीं बन रही तो इस वजह से वो इसकी मैयर ही 0 आ रही है। हाँ चलें, आपका लेकिन आप भी फिर भी आपका आंसर मैं आधा सही एज्यूम करूँगा। आपका आइडिया ठीक है, लेकिन आपने जो है वो कंप्लीट आंसर नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका सेट बन रहा है, ये सेट 0 एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। असल में मसला ये है ना कि क्योंकि ये क्लोज शेप नहीं है, तो इस वजह से ये जस्ट सर। 3 लाइन हैं अलग अलग। तो लाइन आपको पता है कि कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है? ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। एक लाइन जो है वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है R2 में? 0 एरिया ऑक्यूपाई करती है। लाइन के नीचे कोई एरिया नहीं होता है। समझ आ रही है ना? जी सर। तो इस वजह से ये जो आपने सेट किया, ये 3 जो है वो लाइन सेगमेंट्स हैं, तो इस वजह से ये 0 एरिया ऑक्यूपाई करेंगे। तो इसलिए जो है ए का एरिया 0 ही आना चाहिए था प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, और वो जस्टिफाई भी हो रहा है। तो इस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट मैयर्स जो है वो हम डिफाइन करते हैं। अब मैं आपको कोई भी सेट दे दूं R2 में से, तो आपने उसका जो मैयर है वो उसके एरिया की फॉर्म में ही डिफाइन और इंटरप्रेट करना है। लेकिन क्योंकि वह प्रोडक्ट मैयर होगा, तो इसलिए वो उसके इंडिविजुअल मैयर्स के ज़रिए भी निकाला जा सकता है, और वो भी सेम उसी के बराबर निकलेगा। मैंने बीच में ये प्लस लगा दिया, ये असल में मल्टीप्लाई आना था यहाँ पे। अच्छा जी, चलें, ये समझ आ गया यहाँ तक? जी सर। जी, और यहाँ जो है वो मैंने आपको सिर्फ प्रोडक्ट मैयर का ही आइडिया देना था कि मैयर जो हैं वो आप हायर डायमेंशन में भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये वाला पेज जो है ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? या शायद कोई बंदा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके काम ही ख़त्म कर दे, कि क्योंकि सिर्फ यहाँ से सिर्फ मैंने एक ही डेफिनेशन ली है, ठीक है? सो जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन हो गए थे, जो कह रहे थे कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। जी सर 36 तो हो गए मैं अब तक अटेंडेंस में। हाँ, काफ़ी सारे तो हो गए हैं, चलें गुड। अच्छा जी, ओके। सो जो आखिरी डेफिनेशन है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ एक नई एग्जांपल है, क्योंकि आपने बहुत सारे डिफरेंट किस्म के मैयर जो हैं वो देखे हैं। तो एक मैयर जिसमें नया है और वो है प्रोबेबिलिटी मैयर, ठीक है? प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आप लोगों ने स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी का कोई ना कोई कोर्स तो पढ़ा ही होगा, तो उसमें आपको याद होगा कि आप सैम्पल स्पेस ले रहे होते हैं और इवेंट्स ले रहे होते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अब इसी आइडिया पे प्रोबेबिलिटी स्पेस डिफाइन की जाती है। प्रोबेबिलिटी स्पेस जो होती है वो एक ट्रिपलेट होता है, और उस ट्रिपलेट में जो 3 चीज़ें हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ जो होती है वो सैम्पल स्पेस होती है, कि आप जिस प्रोबेबिलिटी स्पेस की बात कर रहे हैं उस प्रोबेबिलिटी स्पेस में जितने पॉसिबल इवेंट्स हैं वो कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से अकर कर सकते हैं। तो उन सारे केसेस को हम कंबाइन करके एक सैम्पल स्पेस बना लेते हैं, ताकि सारे इवेंट्स हमारे उसी सैम्पल स्पेस में से ही आएँ, एक सुपर सेट बना लेते हैं। तो जो ओमेगा है ये सैम्पल स्पेस है। जो बीटा है, इसमें जो कैलिग्राफिक बी है यहाँ पे, वो असल में जो है आपके पास इवेंट स्पेस है। और इवेंट स्पेस से मुराद ये है कि जितने इवेंट्स आप लोगों के इंटरेस्ट के हैं जो आपने स्टडी करने हैं, हम उन इवेंट्स का एक सिग्मा अलजबरा बना लेते हैं। वो सिग्मा अलजबरा से आपको पहले ही पता है वो क्या होगा। वो इवेंट्स होंगे, उनके कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, उन इवेंट्स के इंटरसेक्शंस होंगे, उन इवेंट्स के यूनियंस होंगे, और इंटरसेक्शंस और यूनियंस के कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। सो जो बीटा होगा वो कुछ इंटरेस्ट के इवेंट्स का सिग्मा अलजबरा होगा वो, ठीक है? और जो पी है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, और इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन का काम ये होगा कि हर इवेंट को प्रोबेबिलिटी कैसे असाइन करनी है। और वो आपने डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी होंगी स्टार्ट्स में, कि हर तरह के मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स को कैसे प्रोबेबिलिटीज असाइन की जाती हैं, ठीक है? तो इसकी आसान मिसाल के तौर पे जो है वो हम 2 कॉइन्स को टॉस करने का एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। और ये जो आपको पता होगा कि अगर आप 2 कॉइन टॉस करो तो आपके पास 4 तरह की आउटकम्स ही आएंगी, और वो ये हो सकती हैं। और ये आपको सामने लिस्ट कर दिया उसने कि दोनों हेड्स आ सकते हैं, पहले कॉइन पे हेड और दूसरे पे टेल आ सकता है, दूसरे पे हेड और पहले पे टेल आ सकता है, और दोनों पे हो सकता है कि टेल्स आ जाएं। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो 2 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसकी ये 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगी। तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस आ जाएगी। फिर आप कोई इवेंट डिज़ाइन कर सकते हो। इवेंट फॉर एग्जांपल ये है कि एट मोस्ट 1 हेड आपके पास आए। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब
एटलीस्ट वन हेड आए, और एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि वन या टू हेड्स आए। तो सैंपल स्पेस में से आप देखें कि वन या टू हेड्स किन इवेंट्स में आ रहे हैं, ये आप पिक करके आप इवेंट अपना डिफाइन कर सकते हैं कि उस इवेंट के एलिमेंट्स क्या हैं, और फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज बना लेते होते हैं। तो ये इस तरीके से जो है वो प्रोबेबिलिटी स्पेस डिफाइन की जाती है कि इवेंट्स और उनके ऑपरेशंस के जरिए सिग्मा अलजेब्रा बना लेते हैं। एक आपके पास सैंपल स्पेस होती है और एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब जो प्रोबेबिलिटी मैयर इसके ऊपर डिफाइन करते हैं हम, वो एक ऐसा मैयर होता है जो कि हर इवेंट को एक प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी फंक्शन p assigns a number which is the probability of an event to each event in the set beta, ठीक है। बीटा सेट में लाई करने वाले हर इवेंट को p का काम ये है कि वो एक रियल नंबर एसोसिएट करे और जो कि उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। और बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी किस तरह की होती है कि प्रोबेबिलिटी हर इवेंट की नॉन नेगेटिव होती है, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है जो हर पॉइंट को नॉन नेगेटिव वैल्यू असाइन करेगा, लेकिन वो इतनी बड़ी वैल्यू असाइन नहीं करेगा कि 2-3 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को सम करके आपका आंसर जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर पूरी सैम्पल स्पेस को एक एज एन इवेंट ले लें, तो फिर उसका जो उस इवेंट को उसी पी रूल से अगर प्रोबेबिलिटी दी जाए तो मैक्सिमम 1 आनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ये जो प्रोबेबिलिटी मैयर, ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये एक मैयर बन जाता है, और ये मैयर के सारे एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। नॉन नेगेटिविटी भी है इसमें। और अगर आप डिसजॉइंट इवेंट्स सपोज कर लें बीटा में से, कि बीटा में से अगर आप कहें कि ए आईज जो हैं वो एक काउंटेबल कलेक्शन है इवेंट्स की, और ये सारे के सारे पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं, तो फिर इन सब के यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी होगी वो एक्चुअली इन सब की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ का सम भी होगी। और सैम्पल स्पेस के केस में अगर ये सारे ए आईज मिलकर सैम्पल स्पेस बना लेते हैं, तो फिर ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ फर्दर जो है वो यहाँ पे 1 हो जाता होता है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से प्रोबेबिलिटी मैयर जो है वो काम करता है, और ये बिल्कुल जिस तरह बाकी मैयर्स होते हैं इस तरीके से ये भी मैयर्स के सारे एग्जाम्स को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे उसने उसी जो इवेंट पहले दिया हुआ है मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स 2 कॉइन टॉसिंग के हवाले से, तो उसने उन सारे इवेंट्स को प्रोबेबिलिटी असाइन की हैं और एक फंक्शन पी ऑफ ए बना के दिखाया। वो पी ऑफ ए क्या करेगा, वो 2 हेड्स के जो इवेंट है, वो ऐसा इवेंट जिसमें 2 हेड आते हैं, उस इवेंट को प्रोबेबिलिटी 1/4 असाइन करेगा। और जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है उन्हें पता होगा कि 1/4 प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स की क्यों आती है, क्योंकि जी सर, तो 1/4 अच्छा है ना सर, इसलिए जी सर, वो तो सारी हाँ परसेंटेज बिल्कुल, हाँ, क्योंकि सैंपल स्पेस में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं और 2 हेड्स जो हैं वो सिर्फ एक आउटकम है जो कि 2 हेड्स की फेवर में जा रही है। तो 1 आउट ऑफ 4 जो है वो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली हेड 1 हेड एंड 1 टेल जो है, वैसे अगर इसको इस तरह देखो तो फिर तो 2/4 बन जाएगा, लेकिन अगर आप ये देखें कि फर्स्ट कॉइन पे हेड आना चाहिए, सेकंड कॉइन पे टेल आना चाहिए, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी अगेन। फिर अगर आप इसको देखें कि फर्स्ट कॉइन पे टेल और दूसरे पे हेड आना चाहिए, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी अगेन। और अगर आप देखें कि दोनों कॉइन्स पे टेल आना चाहिए, तो अगेन 1/4 प्रोबेबिलिटी। और आप देखो कि ओमेगा जो था वो असल में इन पहले 4 इवेंट्स के बराबर था, यानी कि सैंपल स्पेस जो थी वो ये पहले 4 इवेंट्स थे सिर्फ। तो आप इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को ज़रा सम करके देखें कि ये आंसर जो है ये भी 1 आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो 1 होती हैं, या सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होती है। बाकी सारे इवेंट्स जो हैं वो जस्ट सिग्मा अलजेब्रा का पार्ट थे, इसलिए लिस्ट कर दिया उसने। और वही फंक्शन जो है वो उन सब बाकी इवेंट्स पे क्या प्रोबेबिलिटीज़ देता है वो भी उसने लिस्ट कर दी हैं, कि क्योंकि मैयर है वो, तो फाई के ऊपर भी उसको कोई ना कोई आंसर देना चाहिए। तो 5 पे वो 0 आंसर देगा, ओमेगा पे भी आंसर देना चाहिए, तो वो प्रीवियस आंसर्स का कॉम्बिनेशन ही है, तो वो 1 आंसर देगा। और जो इवेंट आपने डिफाइन किया था एटलीस्ट 1 हेड वाला, उस इवेंट में 3 आउटकम्स आ रही थी, सो प्रोबेबिलिटी 3/4। और अगर एट मोस्ट 1, इस इवेंट को कैसे डिफाइन करना चाहिए, 2 हेड्स एंड एटलीस्ट एट मोस्ट 1 टेल। तो अगर एट मोस्ट 1 टेल को इवेंट डिफाइन करें तो उसमें जो है वो नहीं, 2 हेड्स और एक हेड और एक टेल, इस इवेंट का क्या नाम रखना चाहिए।
चलो खैर, मैं ज़रूरी नहीं है कि इसको आप एलैबोरेट करके भी इसका कोई इवेंट डिफाइन करें। आप जस्ट ये कह लें कि एक सेट है जिसमें ये 2 आउटकम्स हैं, तो उसकी क्या जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा, इसका इवेंट डिफाइन किया जा सकता है। वैसे ये जो इवेंट है जिसकी आउटकम्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये इवेंट असल में ये है कि अगर फर्स्ट कॉइन पे लाजमी हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर फर्स्ट कॉइन पे तो सेकंड कॉइन पे 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, तो ओवरऑल 2 आउटकम्स आएंगी फेवर में, तो प्रोबेबिलिटी 2/4 हो जाएगी और 2/4 को 1/2 कह सकते हैं। तो इस तरीके से वो ये कह रहा है कि आप और भी बहुत सारे इवेंट्स इसी जो है वो 2 कॉइन्स को टॉस करने वाली जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें वैसे तो सैंपल स्पेस 4 एलिमेंट्स की है, लेकिन सिग्मा अलजबरा आप ज़्यादा एलिमेंट्स का भी बना सकते हैं, जैसा कि आपके सामने काफ़ी सारे 7-8 एलिमेंट्स तो लिस्ट कर दिए हैं। तो इस तरह से आप और भी एलिमेंट्स लिस्ट कर सकते हैं इनके यूनियंस और कॉम्प्लीमेंट्स और इंटरसेक्शंस के जरिए। तो उन सब करेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी जो ये फंक्शन आपको नज़र आ रहा है ऊपर दिया हुआ, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है एक्चुअली ये एक मैयर है और इसको प्रोबेबिलिटी मैयर कहते हैं। ठीक है, ये नोशन जो थी, क्योंकि आपको एग्जांपल के तौर पे मैयर की काउंटिंग मैयर का पता था, आउटर मैयर का पता था, बैक मैयर का पता है, तो इसी तरीके से जो है वो एक और मैयर है और ये इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी मैयर। अब और जो है इसकी रियल जो है डोमेन के ऊपर एग्जांपल्स बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन जो है वो मेरा ख्याल था कि बस आपको आइडिया जो है वो देना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी मैयर इस तरीके से काम करेगा। इसके अलावा जो है वो डिस्कशन जो है वो फिर सीधा स्टैट्स में चली जाएगी यहाँ से, तो इसलिए फर्दर यहाँ से आगे नहीं करते कंटिन्यू। यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मैयर जो है इसकी एग्जांपल मैंने आपको एक दी है यहाँ पे, ये वाली एग्जांपल। तो जस्ट ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी मैयर इस तरीके से रोल प्ले करता है। तो चलें ठीक है, फिर कोई क्वेश्चंस हैं तो यहाँ से बताएं, तो बाकी जो है वो अब कोर्स डिसाइड कर लेंगे। वो मैं आपको ना जो है वो ग्रुप में टेक्स्ट कर दूंगा कि ये सारे सेक्शंस जो हैं ये कंटेंट